हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विजडम। आई एम सी ए राज मेहता। फ्रेंड्स, अक्सर आपने न्यूज़ में और यूट्यूब पे कहीं पे सुना रहेगा कि गिफ्ट सिटी में ये डेवलपमेंट हो रहा है। गिफ्ट सिटी में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं एंड नई नई एंटिटीज़ वहाँ पे सेटअप हो रही है और इट इज़ द नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल हब। सो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये गिफ्ट सिटी क्या है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और इसमें आपको और हमें क्या फ़ायदा है। जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उसको क्या फ़ायदा है। इन्वेस्टर्स, हम इंडियन इन्वेस्टर्स कैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सभी कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गिफ्ट सिटी को समझने के पहले थोड़ा हम उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये गिफ्ट सिटी की क्यों ज़रूरत थी हमें। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर सेटअप जहाँ पे बिजनेसेस थ्राइव कर सके। सो ये आइडियल बिजनेस एनवायरनमेंट के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला तो टैक्सेस। सो टैक्सेस इम्पैक्ट द बिजनेस इज मोस्ट। ओके, सो अगर टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट है तो बिजनेस विल थ्राइव। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया है फॉर 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स। तो जैसे दुबई में 0% टैक्स है, फिर सिंगापुर में 17% है, हमारा भी कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। जो अदरवाइज बिजनेसेस के लिए 25% कॉरपोरेट टैक्स है, वो यहाँ पे 0% हो जाएगा फॉर 10 consecutive years आउट ऑफ 15 ईयर्स। so that will make our entities more competitive. As regards indirect tax, अगर वहाँ पे कोई यूनिट कोई सर्विसेज अवेल करता है फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो सर्विस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज ये जो पूरा जो गिफ्ट सिटी है, इट इज कंसिडर्ड एज एन एंटिटी आउटसाइड इंडिया। ओके, सो जब मेन इंडिया से अगर कोई सर्विसेज वहाँ पे देता है तो उसे एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। ओके, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फर्दर देर आर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स। कोई एस टी टी एप्लीकेबल नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर जो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके ऊपर कोई टाइप का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सो इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिट है। हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, दूसरा जो हर्डल आता है इन सेटिंग अप अ बिजनेस और अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वो आता है हमारा लीगल सिस्टम, लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, आपको मालूम है हमारे अलग अलग कोर्ट्स में एनसीएलटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देर आर लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग विद देम एंड एवरी डे द केसेस कीप फाइलिंग अप। और एक एक केस का फाइनल जजमेंट आने में 10-15 साल निकल जाते हैं। This is one of the major factors why foreign companies, especially software companies and those involved in intellectual property, they are not interested in setting up businesses in India. Further, इंडिया में काफ़ी अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज है जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है या उनके रूल्स को कंप्लाई करना पड़ता है। लाइक से फॉर एग्जांपल बैंक्स के लिए आरबीआई है, फिर कैपिटल मार्केट्स के लिए सेबी है, फिर इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, फिर प्रोविडेंट फंड के लिए पीएफ अथॉरिटी है। सो काफ़ी सारे अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जिनसे परमिशन लेना पड़ता है और उनके रूल्स को कंप्लाई करना पड़ता है। सो इट बिकम्स अ हेडेक फॉर कंपनीज। सो ये दोनों इशू को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने दो चीज़ की है। सबसे पहले तो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इसके साथ टाई अप किया है फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सो जो अदरवाइज केसेस को सालों साल लग जाते थे, यहाँ पे वो काफ़ी कम समय में इसका रिजोल्यूशन आता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन्होंने आईएफएससीए अथॉरिटी एस्टेब्लिश की है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज
सेंटर अथॉरिटी एस्टेब्लिश की है। इट इज़ अ सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी। तो आपको अलग अलग जगह पे से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। आरबीआई, सेबी, योर इंश्योरेंस, अलग अलग इंश्योरेंस अथॉरिटी, वो सब जगह से, अलग अलग जगह से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही जगह से सभी अप्रूवल मिल जाएगी, दैट इज़ योर आईएफएससीए अथॉरिटी। ठीक, नेक्स्ट जो इशू आता है टू इंडियन बिजनेसेस इज गेटिंग फॉरेन कैपिटल। सो से फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस इंडिया में है एंड मुझे एक्सपैंड करना है इन अदर कंट्रीज। ओके, तो उसके लिए मुझे फॉरेन करेंसी में मुझे लोन लगेगा, मुझे डॉलर्स में लोन लगेगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फाइंड सम इंडियन बैंक ब्रांच इन अ फॉरेन कंट्री। तो वो एक पहला हर्डल आ जाता है कि टू फाइंड अ इंडियन बैंक ब्रांच। एंड देन फिर उसको, वो लोन को प्रोसेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन जो लगता है एंड जो सर्विसिंग चार्जेस लगता है, सर्विसिंग फीस लगता है, कमीशन लगता है, दैट बिकम्स वेरी हाई एंड इट इज़ अ कम्बरसम एंड लॉन्ग प्रोसेस। तो आप ये हर्डल ओवरकम कर सकते हो बाय अप्लाइंग फॉरेन करेंसी लोन थ्रू एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड इन द गिफ्ट सिटी। सो ये गिफ्ट सिटी में काफ़ी सारे फॉरेन बैंक्स ने ब्रांचेस सेटअप की है, काफ़ी सारे इंडियन बैंक ने ब्रांचेस सेटअप की है। सो आपको वेराइटी ऑफ चॉइस मिलेगी। कौन से बैंक के थ्रू आपको लोन लेना है, फॉरेन करेंसी लोन लेना है, आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलेंगे, बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मिलेगी, एंड अल्टीमेटली इवन सर्विसिंग कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग टाइम विल बी लो। तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इट बिकम्स ईजी टू रेज फॉरेन कैपिटल। दूसरा जो इशू आता है वो आता है रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो डेफिनेटली गिफ्ट सिटी विल बी सॉल्विंग दिस इशू, क्योंकि वो एक प्लान्ड सिटी है, वो एक स्मार्ट सिटी है। हम उसका एक छोटा प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जो फॉरेन कंट्रीज़ में है वो हिसाब से सब अलग अलग आइडियाज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। गिफ्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, द नेशंस फर्स्ट यूटिलिटी टनल। सो यहाँ पे आपका जो भी पावर सप्लाई है, लिक्विफाइड गैस है, वो सब पाइप्स के थ्रू आएगा। स्मार्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप एंड अचीविंग ज़ीरो डिस्चार्ज, 24/7 वाटर सप्लाई, ऑटोमेटेड मीटरिंग सिस्टम, इन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सेंट्रलाइज्ड बैकअप पावर सिस्टम इन केस ऑफ ग्रिड फेलियर, इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। सो यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेसेस, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स में एसी यूनिट्स अलग अलग से नहीं रहेंगे, एक ही सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग के थ्रू सभी बिल्डिंग्स को एयर कंडीशन एयर मिलेगी। नो नीड टू सेटअप सेपरेट यूनिट्स इन डिफरेंट ऑफिसेस। देन डेटा सेंटर, सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर है, इट विल ऑफर हायर अप टाइम ऑफ सर्विसेज, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। एक और छोटा सा प्रेजेंटेशन देख लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। इट इज़ 12 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद एयरपोर्ट, 6 किलोमीटर्स फ्रॉम गांधीनगर, इट इज़ नियर टू द साबरमती रिवर, एंड मेट्रो कनेक्टिविटी है यहाँ पे, बुलेट ट्रेन की भी कनेक्टिविटी होने वाली है। फिर टोटल 62 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें से 67% कमर्शियल रहेगा, फिर रेसिडेंशियल 22% रहेगा, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी 11%। ओके, सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्लब्स आ जाता है, गार्डन आ जाता है, वो सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। देन ये है गिफ्ट सिटी का स्ट्रक्चर। इसमें दो एरिया है, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है और एक एसईजी एरिया है। सो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में देर आर नो special advantages or no special concessions regarding taxes or and regarding any rules. However, the other area which is the SEZ,
तो वहाँ पे सब बेनिफिट्स एंड सब गवर्नमेंट ने कंसेशंस दिए हैं। और फिर आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी ने यहाँ पे बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए हैं। TCS है, ओरेकल है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ILNFS है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी सारे बैंक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, MCX, कैनरा बैंक, HDFC बैंक। देन बैंकिंग में आप देख सकते हैं फॉरेन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, हमें दिख रहा है। फिर इंश्योरेंस में ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज एस्टेब्लिश हुई है। फिर जो कैपिटल मार्केट्स में है वो ये सब ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस एस्टेब्लिश हुए हैं इन इंडिया, INX, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज। फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, बैंक ऑफ अमेरिका का वहाँ पे सेटअप है। फिर आप यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्कूल है, यहाँ पे नरसिंह मोंजी स्कूल है, फ्यूल स्टेशन, अलग अलग एमिनिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल भी है, इंडिया पोस्ट। Now coming to another important part, we'll be exploring the stock exchange, NSE इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप है ना, US स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज़ वेरी important फॉर द इन्वेस्टर्स who would like to invest in foreign companies। तो आप ओरेकल, मर्क, वीज़ा, ये सारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे आपको इन्वेस्ट करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है, हाउ टू ट्रेड। सिंपल चीज़ है, यू कैन बाय NSE IFSC US स्टॉक्स द सेम वे यू बाय एनी अदर इंडियन सिक्योरिटीज़। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो IFSC में जो ब्रोकर्स जो ऑपरेट करते हैं उनके पास आपको अकाउंट ओपन करवाना है और फिर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड अंडर योर LRS स्कीम। सो LRS स्कीम क्या बोलता है, आप मैक्स टू मैक्स पर ईयर $250,000 आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट ओपन करना है, फिर ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम लोकल बैंक अकाउंट टू NSE रजिस्टर्ड ब्रोकर्स बैंक अकाउंट, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स भी दिए हैं, वो हम चेक कर लेंगे, विल जस्ट चेक आउट। सो ये सारे मेंबर्स हैं, आप इनमें से कोई भी मेंबर के साथ आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल भी दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम और वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यू कैन ट्रेड इन US स्टॉक्स। फिर अब हम देखेंगे इंडिया INX एक्सचेंज। सो दो एक्सचेंज वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, एक NSE ने किया है जो हमने ऑलरेडी देखा, और ये एस्टेब्लिश किया है BSE ने। सो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इंडेक्स डेरिवेटिव्स है, इक्विटी डेरिवेटिव्स है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स है, करेंसी डेरिवेटिव्स है, एंड डेट है। सो इंडेक्स डेरिवेटिव्स को हम देख लेंगे, क्या है, S&P BNX सेंसेक्स एंड सेंसेक्स 50। ठीक है, ये दो है डेरिवेटिव्स। फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स में स्पेसिफिक सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स है, अंडरलाइंग स्टॉक एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन दिया है। सो ये सब के डेरिवेटिव्स रहेंगे, फ्यूचर्स रहेंगे, ये सारे कंपनीज के अवेलेबल। देन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, प्रेशियस मेटल, बेस मेटल्स, एनर्जी। फिर करेंसी डेरिवेटिव्स एंड डेट। सो डेट में फॉरेन करेंसी बॉन्ड, मसाला बॉन्ड्स एंड ग्रीन बॉन्ड्स। सो ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, यू मे बी थिंकिंग कि फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो हम इवन अदरवाइज कर सकते हैं थ्रू वेरियस एप्स दैट आर अवेलेबल। तो ये बेसिकली जब भी आप एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, वो आपके नाम पे नहीं आता है, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है वो पर्टिकुलर शेयर्स। ओके, वो उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग रहता है। वो क्या करते हैं, आपको, आप जब भी उन्हें पैसा ट्रांसफ़र करते हो, पैसे ये शेयर्स लेने के लिए, वो ये पैसे एक फॉरेन ब्रोकर को फिर देते हैं, एंड फॉरेन ब्रोकर विल परचेज द शेयर्स ऑन देयर बिहाफ। तो जो शेयर्स रहेंगे वो ब्रोकर के नाम पे रहेंगे, जो जो जिसके ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो ब्रोकर के नाम पे रहेंगे, आपके नाम पे नहीं रहेंगे, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं रहे। हाउएवर, ये जो हमने जो गिफ्ट सिटी का जो रूट हमने देखा, इस केस में द शेयर्स विल बी इन योर नेम।
अंडरस्टूड, द डिपॉजिटरी रिसीट विल बी इन योर नेम। या एंड वन मोर थिंग, ये जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको शेयर्स नहीं मिलते, वो आपको डिपॉजिटरी रिसीट मिलती है। सो डिपॉजिटरी रिसीट इज नथिंग बट शेयर्स ओनली, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग शेयर्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. Share it with your friends and family, and also write in the comment section आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप ये भी बताइए आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो अगर चाहिए तो आई ट्राई एंड ब्रिंग इट फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।